हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किंगडम्स, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ यानी कि सारी की सारी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनके बारे में पढ़ा था। और हमने ये जाना था कि इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी हैं, क्या क्या डिफरेंस इनके बीच के अंदर है। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। और आगे का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे के टॉपिक को। लेकिन आगे का टॉपिक शुरू करें इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दे रखे हैं और इससे सीधे सीधे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। चलिए शुरू करते हैं हम उन एग्जांपल्स के साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपको बार बार देखने चाहिए। कॉमन नेम मैन, यानी हमारी बात हो रही है। बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमोसेपियंस, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं ना। जीनस क्या है? होमो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो फर्स्ट वर्ड है वही क्या होता है? जीनस। फैमिली कौन सी है? होमिनिडे। ऑर्डर क्या है? प्रीमाटा। क्लास क्या है? मेमेलिया। और फाइलम क्या है? फाइलम है कॉर्डेटा। और ऑब्वियस सी बात है किंगडम कौन सा होगा? एनिमेलिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाउस फ्लाई जो है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। जीनस जो है डोमेस्टिकस मतलब क्या है कि ये घरेलू, घर में जो होती है ना मक्खियाँ, उनकी बात हो रही है। जीनस की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। और ये जो मस्का डोमेस्टिका है आप लोगों को अब तक पता लग चुका होगा कि जीनस का नाम क्या है? मस्का। फैमिली क्या है? मस्कीडे। ठीक है, आपको दिख रहा है आई डी ए ई लगा रहे हो बस आप इसके एंड में ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रीमाटा, यहाँ पर क्या है? डिप्टेरा। और यहाँ पर ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। यानी इनका ऑर्डर क्या है? अलग अलग है। क्लास क्या है? इंसेक्टा। और फाइलम क्या है? फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसी तरीके से अगर हम बात करें आम की, मैंगो की, तो मैंगो में अगर आप देखोगे तो मैंगो में जो बायोलॉजिकल नेम है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या? मैंगीफेरा इंडिका। जीनस का नाम आपको पता लग चुका होगा, मैंगीफेरा। कई बार आपको एग्जामिनर क्या करेगा, नाम दे देगा और पूछ लेगा कि जीनस का नाम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जीनस का नाम क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये पता है कि नेम के अंदर जो पहला वर्ड है वही किसका नाम है? जीनस का, तो आप आसानी से इसको बता दोगे। जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डेशिया, ऑर्डर जो है ये सेपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडॉन, और डिवीज़न यहाँ पर क्या होगा? एंजियोस्पर्म में। ध्यान रखना मैं प्लांट्स के लिए क्या बोल रहा हूँ बार बार? डिवीज़न। क्यों बोल रहा हूँ डिवीज़न? क्योंकि प्लांट्स के लिए हम किसकी बात करते हैं? डिवीज़न की। और एनिमल्स के लिए हम किसकी बात करते हैं? फाइलम की। क्लियर है ये चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं हम। कॉमन नेम वीट गेहूँ, जो हम खाते हैं गेहूँ, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर मैं आपसे जीनस का नाम पूछ लूँ तो आप क्या बताओगे? ट्रिटिकम। वेरी गुड। फैमिली क्या है इसकी? पोएशिया। ऑर्डर क्या है? पोएल्स। क्लास क्या है? मोनोकोटिलेडॉन। और जो फाइलम, यहाँ पर जो फाइलम है, फाइलम होगा क्या? नहीं, फाइलम नहीं लेंगे। क्या लेंगे? बल्कि डिवीज़न। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवीज़न क्या है? एंजियोस्पर्म में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लियर होंगी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे एकदम इम्पॉर्टेंट अपनी बुक के अंदर मार्क कर लीजिएगा और इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। अब देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स पहले तो समझो ये है क्या। खुद सोचो कि हमने कैटेगरीज डिवाइड कर ली, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने आइडेंटिफिकेशन किया, नोमेनक्लेचर किया, हमने सब कर लिया, पर अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे हम इन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकें, या फिर
हमारे पास अगर कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे हम इस स्टडी को फर्दर प्रोसीड कर सकें, तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं? ये जो टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, चाहे प्लांट्स के ऊपर कर रहे हैं, चाहे एनिमल्स के ऊपर कर रहे हैं, इन सब के अंदर हमें हेल्प कौन करता है? इन सब में हमें हेल्प करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब वो कैसे हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एड से, और वो है क्या? हर्बेरियम। हर्ब, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा? प्लांट्स से, और ये बिल्कुल प्लांट्स से ही रिलेटेड होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? एक स्टोर हाउस है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, घरों में एक स्टोर हाउस होता है, वहाँ पे चीज़ें, हालांकि जो स्टोर हाउस घरों में होता है उसमें ज़्यादातर हम क्या चीज़ रखते हैं? ख़राब चीज़ें रखते हैं, भंगार चीज़ें रखते हैं ना। तो स्टोर हाउस है किसका? लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हमने रखी हैं बहुत काम की चीज़ें हैं। तो स्टोर हाउस तो है ये। यहाँ पर हमने क्या रखा है? प्लांट स्पेसिमेंस रखे हैं। ठीक है, प्लांट रखे हैं यानी कि, और वो किस तरीके से रखे हुए हैं? हमने उनको ड्राई किया पहले तो, फिर प्रेस कर दिया, और उसको क्या कर दिया हमने? शीट पे प्रिजर्व करके रख लिया। जैसे क्या होता है कि मान लो अगर एक गुलाब का फूल आप लेके आए, और उसको आप क्या करो, कुछ भी मत करो, उस गुलाब के फूल को आप अपनी कॉपी के अंदर रख लो दबाकर। थोड़े समय बाद आप देखोगे कि वो जो एकदम ड्राई हो चुका होगा। ठीक है, और वो काफ़ी समय तक वैसा का वैसा रहेगा उस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हर्बेरियम के अंदर इनको बाकायदा ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व करके रखते हैं। किसके ऊपर? शीट्स के ऊपर। उन शीट्स को कभी भी हम देख सकते हैं अगर किसी प्लांट के बारे में हमें जानना है तो। आप देखो इस स्पेसिमेन के साइड में कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको जूम भी करूँ तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है ये फ़ोटो, तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको इतना समझ में आएगा यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में, इसको समझते हैं हम। देखो, कोई भी प्लांट जो यहाँ पे कलेक्ट किया गया है उसके साथ में कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी जाती है। ठीक है, उससे पहले क्या करोगे आप? अरेंज करोगे किसके अकॉर्डिंगली? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। यूनिवर्स में जो क्लासिफिकेशन चल रहा है सब जगह एक ही जैसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी और तरीके से क्लासीफाई कर रहा हूँ, सामने वाला किसी और तरीके से कर रहा है, तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, फिर चीज़ें समझने में दिक्कत आएंगी। हर्बेरियम शीट्स जो हैं इनको लेबल किया जाता है किसके साथ? अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि कहाँ पर कलेक्ट किया गया और किस डेट को कलेक्ट किया गया। पहली बात तो ये। दूसरा, इंग्लिश और लोकल बोटेनिकल नेम्स। ठीक है, इंग्लिश नेम लिखा जाएगा, लोकल नेम लिखा जाएगा, या फिर बोटेनिकल नेम लिखा जाएगा। बोटेनिकल नेम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैमिली, ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये फैमिली वो वाला परिवार नहीं है, क्लासिफिकेशन वाला परिवार है। हम लोग जान चुके हैं फैमिली के बारे में। क्या है फैमिली? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, फैमिली क्या है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और साथ साथ क्या? कलेक्टर्स नेम। कलेक्टर नेम मतलब ये पुलिस वाला कलेक्टर नहीं है, ठीक है, आईएएस नहीं है। कलेक्टर्स नेम मतलब जिसने इस प्लांट को पहली बार कलेक्ट किया था उसका नाम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हर्बेरियम समझ में आ गया होगा कि हर्बेरियम क्या है। देखो, बहुत सारी बड़ी बड़ी अलमारियाँ रखी हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी शीट्स में कितने सारे प्लांट्स यहाँ पर रखे गए हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स अगेन आपको नाम से ही पता लग रहा है कि किससे रिलेटेड होगा? प्लांट्स से। तो एक स्पेशलाइज गार्डन टाइप के होते हैं जिनमें क्या होता है? कलेक्ट किया जाता है किसको? लिविंग प्लांट्स को। किसके लिए? रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैं आपको बताऊं, एक बोटेनिकल गार्डन दिल्ली में भी है, आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आपको कभी भी बोटेनिकल गार्डन विज़िट करने का मन करे तो आप दिल्ली में भी बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो ये जो दिल्ली में बोटेनिकल गार्डन है ये मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है। इसी तरीके से और भी बोटेनिकल गार्डन है, अगर कभी आप विज़िट करना चाहते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, तो ये कुछ बोटेनिकल गार्डन है। अब ये बोटेनिकल गार्डन होते क्या हैं, चलो इसको समझते हैं। ये क्या है? स्पेशलाइज गार्डन्स है, ऐसे गार्डन्स हैं, ठीक है, नाम से पता लग रहा है आपको गार्डन है, और प्लांट्स होंगे, है ना, बोटेनिकल बोल दिया तो प्लांट्स होंगे, जिनके अंदर क्या होता है? लिविंग प्लांट्स होते हैं। किसके लिए होते हैं? रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि अच्छा ये प्लांट ऐसा दिखता है, इसके अंदर इस तरह की पत्तियाँ होती हैं, इसके अंदर इस तरह के फूल लगते हैं, इसके अंदर इस तरह के फल होते हैं। तो ये क्या है? फॉर रेफरेंस एंड
आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम क्या कर सकें, एक रेफरेंस ले सकें और साथ साथ चीज़ों को पहचान सकें। हर एक प्लांट को लेबल किया जाता है किसके साथ, उनके बोटेनिकल नेम और फैमिली के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, बोटेनिकल गार्डन के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, बोटेनिकल गार्डन पूछ लेगा आपसे कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है, क्यू, इंग्लैंड। इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ पर है, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, इंडिया। अगर आपसे पूछ ले नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, लखनऊ, इंडिया। ठीक है, कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए शॉर्ट में ही दे सकता है क्या, NBRI। हालांकि फुल फॉर्म लिख के देता है जनरली, बट फिर भी कभी बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपको शॉर्ट में लिख के दे दे, तो तब भी आपको पहचानना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बोटेनिकल गार्डन भी क्लियर हो गया होगा कि बोटेनिकल गार्डन से क्या मतलब है हमारा। थर्ड हम आते हैं बायोलॉजिकल म्यूज़ियम पे। म्यूज़ियम के अंदर क्या होता है, अक्सर पुरानी चीज़ें रखी जाती है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे रखते हैं, प्रिजर्व करके। ठीक है, प्रिजर्व करके कैसे रखोगे, जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो चुके हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम स्पेशल सॉल्यूशंस की मदद से प्रिजर्व करके रखते हैं। अलग अलग तरीके हैं, थोड़ा बहुत हम इन तरीक़ों पे बात करेंगे। ठीक है, प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है किसके लिए, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ताकि हम उनके बारे में स्टडी कर सकें और साथ साथ रेफरेंस ले सकें कि अच्छा ये प्लांट इस तरह का होता है या फिर ये एनिमल इस तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ बर्ड्स देख रहे हो, ये एक्चुअली में रियल बर्ड्स हैं। क्या किया गया है कि जब इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी डेथ होने के बाद क्या करते हैं, इनके अंदर से जितना भी मांस होता है, जितना भी इनके अंदर मीट है, उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। और इसकी जगह पर क्या कर दिया जाता है, इसकी जगह पर इनके अंदर रुई वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें डाल दी जाती हैं और उनको भर दिया जाता है, ताकि इनकी जो स्किन है वो लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि आपको पता है मीट की तो शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, मीट थोड़े समय बाद क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको स्टफ़ करके प्रिजर्व करके रखते हैं। तो एक तो तरीका प्रिजर्वेशन का ये है जो कि म्यूज़ियम्स के अंदर यूज़ किया जाता है। दूसरा तरीका देखो, ये तो बड़े एनिमल्स के लिए हुआ। दूसरा तरीका देखो छोटे एनिमल्स के लिए, वो भी हम बात करेंगे अभी। यहाँ पर जो म्यूज़ियम है इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है किसके अंदर, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर चीज़ें क्या रहती हैं, प्रिजर्व रहती हैं, यानी कि लंबे टाइम तक कायम रहती हैं, उनका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर डाल के किसी कंटेनर या जार में रख दिया जाता है। अगर आपने कभी अपनी बायोलॉजी लैब विज़िट की है, अगर आपने नहीं विज़िट की है और आप क्लास 11th में अभी अभी आए हैं, तो आप जल्दी ही विज़िट करेंगे, तो वहाँ आप ऐसे देखेंगे कई ग्लास के बने हुए, और वहाँ पर ना यहाँ पर कुछ तरह तरह के जानवर होंगे, और इन जानवरों को किस में रखा गया होगा, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर डालकर रखा गया होगा। तो यानी नीचे जो होगा ना, ये यहाँ पर क्या रखा गया होगा, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर ही प्लांट्स को या फिर इस सॉल्यूशन के अंदर ही एनिमल्स को रखा जाएगा। यूजुअली किसको रखा जाता है यहाँ पर, एनिमल्स को। ठीक है, म्यूजियम के अंदर यूजुअली आपको क्या देखने को मिलेंगे, एनिमल्स। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के लिए हमने तरीका सीखा था, दूसरा तरीका है प्लांट्स को प्रिजर्व करने का, और वो क्या था, प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए अक्सर हम उनको प्रेस करके रख रहे थे। ड्राइड स्पेसिमन्स भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको भी हम रखते हैं। ठीक है, सूखे हुए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको भी रखते हैं सुखा के। और इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है किसमें, इंसेक्ट बॉक्सेस में। इंसेक्ट्स बॉक्सेस होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, इंसेक्ट्स को पहले कलेक्ट किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, और एंड में उनको क्या कर दिया जाता है, पिन करके रख दिया जाता है, किसी चीज़ के साथ अटैच करके रख दिया जाता है। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, जो लार्जर एनिमल्स हैं उनको कैसे रखा जाता है, स्टफ़ करके। जैसे मैंने बताया था ना कि इनको क्या कर दिया जाता है, स्टफ़ कर दिया जाता है, इनके अंदर कुछ चीज़ें भर के रख दी जाती हैं। और क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन्स, एनिमल्स के स्केलेटन भी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है डायनासोर के बारे में भी कहते हैं ना कि डायनासोर के जो स्पेसिमेंस हैं उनको रखा जाता है। और स्पेसिमेन में क्या है, डायनासोर के तो हमें एक ही चीज़ मिलती है, दैट इज़ स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। उसी को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके म्यूज़ियम के अंदर रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बायोलॉजिकल म्यूज़ियम समझ में आ गया होगा कि क्या है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम, और बायोलॉजिकल म्यूज़ियम से हमारा मतलब क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क या जू।
है ना, हिंदी में आप क्या बोलते हो उसे, चिड़ियाघर। इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ ज़ू के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है ना। तो आपके दिमाग में पिक्चर आ गई होगी अगर कभी ज़ू गए हो बचपन में, कि सर हमने हाथी देखा था वहाँ पर, सर हमने वहाँ पे शेर देखा था, सर हमने वहाँ पे हिरण देखा था, है ना। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। सर हमने वहाँ पे जिराफ देखा था। तो यहाँ पर क्या रखा जाता है, लाइव वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है किसके अंदर, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर, है ना। इनको किस में रखा जाता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, यानी कि यहाँ पर इनको किसी से कोई ख़तरा नहीं है ना। और ये किसके अंदर रखे जाते हैं, इंसानों की केयर में। इंसान ही उनको क्या करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ठीक है, उनकी देख रेख करते हैं कि कुछ अगर उनको चाहिए तो वो देने के लिए, या अगर बीमार हो गए तो उनकी मदद करते हैं ना। तो ये एक्चुअली में हमें मदद किस चीज़ में करता है, ये मदद करता है किसके बारे में, हेल्प्स टू लर्न अबाउट फूड हैबिट, कि किस तरीके का खाना वो लोग खाते हैं और साथ साथ किस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने को हमें किससे मिलती हैं, जूलॉजिकल पार्क से या फिर जू से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़ू के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है की। अब की क्या है, ये चाबी, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। ये चाबी अब देखो कैसे रास्ता खोलती है, ठीक है, ये चाबी है, कैसे रास्ता खोलेगी समझो इसको ध्यान से। ये एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसके बेसिस पे, कि उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है या फिर उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो है ये बेस्ड है किसके ऊपर, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसे करेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि किसके अंदर होंगे, एक पेयर में अकर कर रहे होंगे, और उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, कपलेट। चलो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर ड्राई स्किन, ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पर, ड्राई स्किन। तो अगर ड्राई स्किन है तो हम अगले क्वेश्चन पे आए, पर अगर ड्राई स्किन नहीं है तो हमने बहुत एक आइडिया लगा लिया क्या, कि वो सैलेमेंडर हो सकता है, ठीक है। ये एक छोटे से की का पार्ट है, ठीक है, अभी हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सी की का पार्ट, ठीक है। हर कपलेट में कितने ऑप्शन होते हैं, 2 अपोजिट ऑप्शन होते हैं, और केवल एक रिलीवेंट ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है और दूसरे को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला ड्राई स्किन नो, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो हट गया अपने आप, ठीक है। ड्राई स्किन जैसे ही मैंने बोला नो, तो इधर वाला पोर्शन हट गया, हम एक जानवर पर पहुंच गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ड्राई स्किन मैंने बोला येस, तो अगला क्वेश्चन आएगा कि हेयर है। अगर मैंने बोला नहीं हेयर नहीं है, तो क्या क्या आंसर निकला, कि लिजर्ड हो सकता है। यहाँ पर अगर हेयर है तो अगला क्वेश्चन निकला क्या अपोजेबल थम्स है। अगर आंसर निकला नहीं तो क्या बोल दिया, टाइगर हो सकता है। अगर निकला आंसर हाँ, तो फिर आप क्या बोलोगे, बाईपेडल है क्या। बाईपेडल नहीं है तो इसका मतलब गुरीला हो सकता है। अगर बाईपेडल है तो 2 पैरों पर चलने वाला कौन होता है, इंसान। क्या पता लग गया कि ह्यूमन हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लू के थ्रू अपने रिजल्ट पे पहुँच रहे हैं ना। क्लू के थ्रू हमें पता लग रहा है कि अच्छा कौन सा जानवर था। तो जो क्लू है, इस क्लू को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस क्लू से हमें चीज़ें पता लगी, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, लीड, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट जो कि हमने निकाला कि येस है या नो है, उससे हमें क्या पता लगा, उससे हमें एक लीड मिली कि अच्छा ये हो सकता है, अगर ये वाला क्लू मिल रहा है तो ये हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से की जो है हमें एक डिटेक्टिव बनाने में मदद करती है, ठीक है। की क्या बनाती है, हमें एक डिटेक्टिव बनाती है। या आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कुछ छोटे छोटे करेक्टर्स को समझकर और छोटे छोटे करेक्टर्स को लेकर। चलो एक और की का हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बोला गया ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं क्या, अगर बोला येस, तो इसका मतलब पता लग गया क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये हम समझेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल का मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ग्राम पॉजिटिव सेल है तो सीधे सीधे हमें पता लग गया क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। अगर नहीं है तो हमें क्या पता लगा, हमने अगला सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, रॉड शेप सेल्स हैं क्या। जैसे ही आपने बोला रॉड शेप सेल नहीं है, तो हमें पता लग गया क्या, कि ये कोकाई होगा और प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होगा, ठीक है। इसमें टेंशन मत लेना कि क्या क्या लिखा हुआ है,
अभी हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। अगर अगले क्वेश्चन का हमें आंसर मिले रॉड शेप सेल्स यस हैं, तो अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे क्या ये ऑक्सीजन को टॉलरेट कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी, और एनारोब्स का मतलब क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के। तो ये क्या कर पाएंगे, बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आंसर मिला कैन टॉलरेट ऑक्सीजन यस, तो फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे हम फर्मेंट लैक्टोज। लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं क्या, नहीं करते तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। अगर करते हैं तो कैन यूज़ एसिटिक एसिड, तो अगला क्वेश्चन पूछ लिया हमने। अगर इसका आंसर मिला नहीं, तो अगला क्वेश्चन पूछा प्रोड्यूस गैस फ्रॉम ग्लूकोज। अगर नहीं है तो शिगेला, अगर येस तो इशेरिया। तो ये आंसर हम लोगों को यहाँ पर मिले। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मिलता आंसर येस, तो अगला क्वेश्चन प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन पूछा प्रोड्यूस एसीटोइन। अगर नहीं तो सिट्रोबैक्टर, अगर येस तो एंट्रोबैक्टर। यहाँ देखो, अगर येस तो साल्मोनीला, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये की आपको याद नहीं करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके समझने का पर्पज़ के लिए बताई है, ठीक है। इसके बारे में ऐसा मत सोचना है कि सर ये कैसे याद करेंगे, ना आपको ये वाली की याद करनी है ना आपको ये वाली की याद करनी है, ठीक है। केवल समझने के लिए है आपके कि की किस तरीके से काम करती है और की का मतलब है क्या। नेक्स्ट, छोटे छोटे से टेक्सोनॉमिकल एड्स और रह गए हैं, वो हम ख़त्म करते हैं, तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब क्योंकि ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ जो सीखी हुई है वो किसी काम नहीं आती, ठीक है। थोड़े समय बाद आप भूल जाओगे, फिर आप सोचोगे कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया था। तो इसीलिए बेटर है कि आप लोग पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई को बिल्कुल भी छोड़ना मत। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा एक तरीके की किताब है, ठीक है। और ये बताती किसके बारे में, ये बताती है किसके बारे में, हैबिटेट। किसके बारे में बताती है, हैबिटेट, यानी रहने की जगह। और साथ साथ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़। क्या, प्लांट स्पीशीज़ की भाई कोई एक जगह है, वहाँ पे कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज़ मिल रही हैं। जैसे कि ये है एक एग्जांपल, क्या, फ्लोरा ऑफ पेन हिमालय। पेन हिमालय की हम फ्लोरा यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बारे में ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देगी। ठीक, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, मैनुअल्स के बारे में। मैनुअल्स क्या होते हैं, मैनुअल्स हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़। किसी एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में गया, ठीक है, मान लो कि मैं गोवा गया और मैंने सोचा कि गोवा में कौन कौन से जानवर होते हैं, गोवा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ कि ज़रा वहाँ के कौन कौन से जानवर होंगे, कौन कौन से वहाँ पर प्लांट होंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ पर क्या खरीद सकता हूँ, कोई मैनुअल ले सकता हूँ उस जगह के बारे में। वो मैनुअल मुझे बता देगी कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे एक मैनुअल यहाँ पे दे रखा है, मैनुअल ऑन हार्मफुल मेराइन माइक्रो एल्गा, यानी कि समुद्र के आसपास जो भी हार्मफुल माइक्रो एल्गा मिलती है, छोटी छोटी एल्गा मिलती है, उनके बारे में मुझे बता देगा। इसी तरीके से और भी मैनुअल आपके पास हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एल्गा की मैनुअल हो। अलग अलग एनिमल्स के बारे में, अलग अलग प्लांट्स के बारे में आपके पास मैनुअल हो सकती है। तो मैनुअल आपको क्या बताती है, नाम बताती है, और साथ साथ नाम बताती है उन स्पीशीज़ का जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं किसकी, मोनोग्राफ्स। अब ये मोनोग्राफ्स क्या हैं, ये देखो, मोनो से आपको पता लग रहा है सिंगल, केवल एक ही टैक्सॉन के बारे में, सिर्फ एक ही टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है इनके अंदर। कोई सा भी टैक्सॉन ले लो आप, ठीक है, केवल एक ही टैक्सॉन, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हमने पढ़ी थी ना, सिर्फ और सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में कौन बात करता है, मोनोग्राफ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टैक्सोनॉमिकल एड में, दैट इज़ कैटलॉग। कैटलॉग आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लाइब्रेरी के अंदर भी अगर आपने कैटलॉग यूज़ किया होगा तो उसके अंदर क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट लगी होती है किसके बारे में, बुक्स के बारे में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लांट एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है किसकी, स्पीशीज़ की, ठीक है, किसकी, स्पीशीज़ की अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट लगी होती है किसके अंदर, कैटलॉग के अंदर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी
कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जान सकें। अगर हम अपने आसपास के जानवरों को नहीं जानते होंगे या हम अपने आसपास के प्लांट्स को नहीं जानते होंगे, तो फिर हमारे लिए उनके साथ उनको समझना बहुत मुश्किल होगा। हमारे लिए एक सही तरीके से आगे बढ़ना, जो कहते हैं ना हम लोग आज की डेट में, कि हमें जो इन्वायरमेंट है उसको साथ में लेके चलना है ना। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि हम लोग ये बात करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ना, जैसे पन्नी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानते होंगे, उसको समझते होंगे ना, तो फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचेंगे जिससे इन्वायरमेंट को क्या हो, कोई भी नुकसान पहुंचता हो। दूसरा फ़ायदा क्या है कि अगर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अगर कहीं पर लिविंग वर्ल्ड में कुछ भी दिक्कत हो रही है ना, कहीं पे भी कोई भी स्पीशीज़ अगर सफ़र कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनकी मदद भी कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी के लिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने में जुट जाइए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज़ होता रहा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये याद रहेगा एग्ज़ाम के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ किसकी, टीचिंग एग्ज़ाम्स की। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इजी चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ 11th-12th की बात करूँ, 11th-12th वालों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आसान चैप्टर है, आसानी से किए जा सकते हैं। और अगर इनसे 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके 8 से 12 नंबर आराम से बन जाएंगे, और वो कम नहीं होते, बहुत होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।